जनार्दन कॉल सेंटर में काम करता था। वह शाम को काम करने ऑफिस जाता था। ऑफिस में उसका नाम जॉन था। वैसे तो जनार्दन डेली हिंदी बोलता था, लेकिन जब वो कॉल सेंटर में काम करने जाता था तो वो हिंदी नहीं बोलता था, वो कोई और भाषा बोलने लग जाता था। वो सारी रात विदेशी कस्टमर से डील करता था और जनार्दन की छुट्टियां भी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं होती थी, उसको फॉरेन कैलेंडर को ही फॉलो करना पड़ता था। दूसरी कहानी, रामधारी अपने 9 साल की बेटी के लिए मार्केट से साइकिल लेके आया। दरअसल आज उसकी बेटी का बर्थडे था। अब उसकी बेटी को साइकिल चाहिए थी। उसको जल्दी ही एक चीनी साइकिल मिल गई जो क्वालिटी से भी अच्छी थी। पिछले साल रामधारी ने अपनी बेटी को बार्बी डॉल गिफ्ट में किया था जो अमेरिका से बन के आई थी। सरिका अपने परिवार की पहली पढ़ी लिखी महिला, उसने स्कूल और कॉलेज में भी टॉप किया था। अब वो नौकरी करने की सोच रही है। दरअसल उसके परिवार वाले ऐसा करने के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी वो नौकरी करने का फैसला बना चुकी है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। आज जो है हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अब देखो यार, ये जो 3 कहानियां मैंने आपको बताई हैं, जनार्दन की, रामधारी की और सरिका की, ये तीनों कहानियां कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से इफेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन आखिर क्या होता है? ये ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो, प्रवाह। किसका प्रवाह? 4 चीजों का प्रवाह। दरअसल वस्तु, व्यक्ति, विचार और पूंजी, गुड्स एंड सर्विसेज, ह्यूमन, आइडियोलॉजी एंड कैपिटल का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, इसी फ्लो को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। देखिए, ये बात जो है दुनिया मान चुकी है कि आज के टाइम पे हर कंट्री एक दूसरे से इंटरलिंक है। कोई भी कंट्री जो है बच नहीं सकती है। अब क्या है ना कि ग्लोबलाइजेशन की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, मतलब ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पे पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। इसके पीछे की मात्र एक वजह है, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम फैक्टर ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो पूरी दुनिया से कनेक्शन नहीं हो सकता। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ग्लोबलाइजेशन एक नया कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक नया कॉन्सेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन सदियों से चलता आ रहा है। तो आखिर ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई कहां से थी? ग्लोबलाइजेशन का मेन कारण क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन का आज के दिन मेन कारण क्या है? टेक्नोलॉजी। लेकिन पुराने जमाने में ग्लोबलाइजेशन का मेन कारण था प्रिंटिंग प्रेस। जी हां, पुराने जमाने में जब छपाई हुआ करती थी तो उसने जो है लोगों की सोच को पूरी दुनिया में फैलाया। इसके अलावा जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भी जो है अपनी सोच को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चले। इसके साथ साथ बहुत सारी समुद्री यात्राएं हुई ताकि वो जो है एक दूसरे देश को खोज सकें। इसके बाद वस्तुओं के व्यापार के लिए भी लोग जो है एक दूसरे के देश में जाते रहे हैं। तो ये बात तो समझ में आती है कि ग्लोबलाइजेशन एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पे सबसे बड़ा बना हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ग्लोबलाइजेशन के मोटे मोटे 3 प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। पहला पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड तीसरा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। अब आइए एक एक करके बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के तीनों कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। देखो, ये जितने भी तीनों कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन तीनों कॉन्सिक्वेंसेस में एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की। अब देखिए, आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अब सोशल वेलफेयर काम कम करती है, इसके अलावा वो बेसिक चीजों पे काम करती है। अब चाहे वो सिक्योरिटी हो या लोगों से टैक्स लेना हो, इसके अलावा गवर्नमेंट अब सोशल वेलफेयर नहीं करती है। आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनीज ही जो है पूरी दुनिया को चला रही होती है। तो ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो पहले पुराने जमाने में सारे काम करती थी, अब वो सारे काम नहीं करती है। गवर्नमेंट की पावर कम हो चुकी है। तो ग्लोबलाइजेशन के आने का सबसे पहला पॉलिटिकल नेगेटिव पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट की पावर कम हुई है और प्राइवेट लोगों की पावर बढ़ी है। लेकिन यह कहीं ना कहीं एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट की पावर बढ़ी भी है। अब आपको लगेगा सर अभी तो आप कह रहे थे कम हुई है। जी हां, कम तो हुई है, प्राइवेट लोगों की बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट की पावर भी बढ़ी है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो है किसी भी क्राइम को आसानी से पकड़ सकती है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो है अपनी इंफॉर्मेशन बड़े प्यार से पूरे इंडिया में या पूरे किसी भी कंट्री में चला सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट की पावर बढ़ी है। गवर्नमेंट अपने नागरिकों पर नजर रख सकती है। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छे से प्रमोट कर सकती है। गवर्नमेंट जो है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी पे कंट्रोल कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से
पॉलिटिकल पावर बढ़ी भी है और ग्लोबलाइजेशन से पॉलिटिकल पावर कम भी हुई है। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस की, जिसका नाम है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मेन फैक्टर यही है कि वो किसी कंट्री में लिंक करेगा और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेगा। अब इससे क्या हुआ है, इससे देश में डेवलपमेंट बढ़ा है। नो डाउट हर कंट्री में जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट हुआ है, देश जो है तरक्की कर रहा है, नई नई इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में आती जा रही है, नए नए गुड्स पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। नेगेटिव इंपैक्ट यह है कि इसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ चुका है। देखो, अगर मैं किसी कंट्री में जाऊं वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरा मेन मोटिव यही होगा कि जितने भी अमीर लोग हैं इस चीज को यूज करें। कभी भी कोई भी इन्वेस्टर गरीब लोगों पे काम नहीं करता है। तो इससे क्या हुआ है, इससे ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक तरफा हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ अमीर लोगों को फायदा कर रहा है, गरीब लोगों को नहीं कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक बेनिफिट ये हुआ है कि देश तो अमीर हो गया है, लेकिन देश सिर्फ एक तरफा अमीर हुआ है, सोशल वेलफेयर नहीं हुआ है। अब इस चीज को देखते हुए दुनिया ने जो है सोशल सेफ्टी नेट, सामाजिक सुरक्षा कवच भी बनाया है। इसके तहत यह है कि भैया जितने भी लोग गरीब हैं, जिनका ग्लोबलाइजेशन से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, हम उसको बचाएंगे। फॉर एग्जांपल कि प्राइवेट स्कूल इतने भी नहीं खोलने हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाए, गवर्नमेंट स्कूल भी खोलने चाहिए। इसे बोलते हैं सोशल सेफ्टी नेट, ताकि वो लोग जो है अपने आप को बचा सके। तो अब मैं मोटा मोटा बताऊं तो ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि हमारे देश का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अमीर और गरीब के बीच का गैप भी बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की, सामाजिक परिणाम क्या निकला है। आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा वेस्टर्न ड्रेस, आप चारों तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा डोमिनोज, पिज्जा, KFC, आप चारों तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा बहुत सारे हिंदी इंग्लिश मिक्स सॉन्ग। अब ये इतना सब कुछ जो है, क्या ये सारा इंडियन है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। दरअसल क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा कल्चरल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज के टाइम पे बेबी को बेस पसंद है। आज के टाइम पे जो है, आप अगर डेट पे जाओगे तो आप KFC या मैकडी लेके जाओगे, ना कि बाबा के ढाबे पे। तुम देर छत्ती मेरे पास आते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो है अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। अब धोती लुंगी पहनना पुराना हो चुका है और जीन्स और टॉप पहनना ट्रेंडिंग में आ चुका है। इससे क्या हुआ है, ये साफ साफ दिखाता है कि हम अपने कल्चर की आइडेंटिटी को खोते जा रहे हैं, और कल्चरल आइडेंटिटी खोने को ही मैकडॉनल्डीकरण कहते हैं। मैकडॉनल्ड से बना है ये नाम, मैकडॉनल्डीकरण, मैकडॉनल्डिज्म। इससे क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में जो फास्ट फूड है उसका ट्रेंड इतना ज्यादा चल चुका है कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड पे इफेक्ट डाल रहा है। आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इतना ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि वो एक आइडियल सिचुएशन बन चुका है किसी भी कंट्री के कल्चर के लिए। हर कोई चाहता है कि वो उसके जैसा बने। ये जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है, क्योंकि इससे इंसान जो है अपने कल्चर को भूलता जा रहा है और किसी और के कल्चर को अडॉप्ट करता जा रहा है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की आने की वजह से एक कल्चरल पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ा है कि पूरी दुनिया में कल्चर फैले हैं। मतलब जो कल्चर पहले चाइना तक था, वही कल्चर पूरी दुनिया में है। जो इंडियन कल्चर पहले सिर्फ इंडिया में था, वही इंडियन कल्चर आज के टाइम पे पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो है इंसानों के कल्चर फैलते जा रहे हैं। दुनिया जो है एक दूसरे की संस्कृति को समझती जा रही है, एक दूसरे की भाषाओं को समझती जा रही है। तो इससे जो है हमारा कल्चर जो है बढ़ा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो है अपने कल्चर को भूलता भी जा रहा है। तो गाइज, यही था आपका अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर मैं बात करूं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका क्या कनेक्शन है, तो इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहला, इंडिया और ग्लोबलाइजेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, उसके बाद इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड देन इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1991। बात करते हैं पहले स्टेज की। हम सभी लोगों को पता है इंडिया जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा है। क्या आपने सोचा है कि हम अंग्रेजों के गुलाम बने किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर ग्लोबलाइजेशन दुनिया में नहीं होता तो अंग्रेज जो है इंडिया में नहीं आते, ट्रेड करने नहीं आते। उन ट्रेड की वजह से ही जो है हम इंडिया में गुलाम हुए हैं। ये एक फैक्टर हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से इंडिया गरीब हुआ है।
अब ये कैसे? दरअसल क्या हुआ है, जितना भी इंडियन प्रोडक्ट था उस समय वो सारा ब्रिटेन जाया करता था। सारा कच्चा माल जो है ब्रिटेन अपने पास लेके आया करता था और फिनिश गुड्स को इंडिया को थोपा करता था। इस डिस्क्रिमिनेशन ने जो है इंडिया के ट्रेड को तबाह कर दिया। इसी वजह से इंडिया का रॉ मटेरियल खत्म हो चुके हैं। हम लोगों को पुराने जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारा जो है सोना, ये सारा जो जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारे अंग्रेज अपने साथ लेके चले गए। तो हम कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले ग्लोबलाइजेशन ने हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाला, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने जो है दुनिया से अपना नाता तोड़ दिया और देश के अंदर डेवलपमेंट की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही बाहर से मंगाएंगे, अदरवाइज हम कुछ भी जो है बाहर से नहीं मंगाएंगे। इसकी वजह से देश को फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। कहीं ना कहीं देश में जो है कैपिटल गुड्स, मशीनों की कमी हो गई और देश का डेवलपमेंट स्लो हो गया, स्टैग्नेंट हो गया। लेकिन 1991 के बाद जब इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो उसमें हम लेके आए LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद इंडिया ने जो है ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और दुनिया से अपना नाता जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद जो है देश का विकास होता चला गया। तो आज जिस इंडिया को आप देखते हो, ये इंडिया ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद ही 1991 में डेवलपिंग स्टेज में अच्छा हो पाया है। अब देखो, ये तो बात हो गई कि ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को कैसे इफेक्ट किया, लेकिन क्या इंडिया ने भी ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट किया है? बिल्कुल किया है। हमने भी जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रूप से ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट किया है। कैसे? दरअसल इंडियन डेमोक्रेसी की कल्पना पूरी दुनिया करती है। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके गुणगान पूरी दुनिया में चलते हैं। तो ये दिखाता है कि हमारी वजह से पूरी दुनिया में पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा, हमारी इंडियन कंपनी पूरी दुनिया में बेशुमार है। अब चाहे आप अंबानी की शादी ही ले लो, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि इसी की वजह से ही जो है पूरी दुनिया अंबानी की शादी में आ पाई। अब अगर मैं बात करूं कल्चर इफेक्ट की, तो हमारा कल्चर पूरी दुनिया में फेमस है। हम जो है पूरी दुनिया में कल्चर इफेक्ट डाल रहे हैं। अब चाहे इंडियन मैरिज हो जाए, चाहे इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग हो जाए, ये सारा जो है आप लोगों को पूरी दुनिया में बेशुमार देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी वजह से ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट होता है। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई, पर मुझे बताइए, क्या ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीर और अमीर हो चुके हैं और गरीब हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों को अमीर करने के लिए लाया गया है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे समाज सेवी संगठन और बहुत सारे सामाजिक कल्याण के लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का जितना भी नेगेटिव इंपैक्ट है ये सिर्फ मेरे चैनल को पता हो, ये सबको पता है। इस चीज से बचने के लिए दुनिया ने वर्ल्ड सोशल फोरम बनाया, WSF। क्या है ये वर्ल्ड सोशल फोरम? वर्ल्ड सोशल फोरम का मेन काम यही है कि जितने भी लोगों का ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उन सभी लोगों को बचाना है। सामाजिक सुरक्षा कवच भी कुछ यही काम करता है। देखिए, अब वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील में हुई और 2004 में वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक हुई। कहां पे? हमारे इंडिया के मुंबई शहर में। इसके अलावा 2024 यानी रिसेंटली वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक हुई नेपाल में। आखिर वर्ल्ड सोशल फोरम करता क्या है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम चाहे मानव अधिकार हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की पढ़ाई हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, किसी प्रकार का कोई भी सामाजिक कल्याण हो, उसको किसी भी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करता है। मतलब वो ये नहीं चाहता है कि जितनी भी प्राइवेटाइजेशन है, जितनी भी ग्लोबलाइजेशन है, वो जो है ओवर पावर कर दे सामाजिक कल्याण पे। तो सोशल वेलफेयर को वर्ल्ड सोशल फोरम मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ग्लोबलाइजेशन इंडिया में होना चाहिए, और अगर हाँ तो किस लेवल पे होना चाहिए, और अगर नहीं तो ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। अब इसी के साथ साथ जो है आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक कंप्लीट हो चुका है। मैंने जो है आपको डिटेल वाइज हर चीज़ पढ़ा रखा है। अब दूसरी बुक की वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो मैं जो है सेपरेट टॉपिक्स पे जो है, चाहे मैप एनिमेशंस हो, चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे नोट्स हो, हर चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। आपका सिर्फ और सिर्फ धर्म ये नहीं है कि आपने वीडियो देखा, आपका ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है जो मेरे चैनल पे लिया जा रहा है। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुमूल्य है। इसके साथ साथ अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्दी हिस्ट्री और बहुत जल्दी पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट कर दूंगा। और आई होप अगर इस वीडियो को आप जनवरी कहीं 2024-2025 में देख रहे होंगे तो मैंने शायद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो
थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।